हेलो एंड वेलकम टू द चैनल नर्मदा मैन। इस वीडियो में हम 2021 के ज्योग्राफी के PYQs का डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें पर्माकल्चर फार्मिंग के रिगार्डिंग पूछ रखा है और 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम देखते हैं। हाउ पर्माकल्चर फार्मिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग। ठीक है, पहला दे रखा है कि पर्माकल्चर फार्मिंग डिस्करेजेज मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस बट इन कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस आर प्रीडोमिनेंट। तो देखिए, मोनोकल्चर से हम क्या एक डाइवर्स जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं उनकी तरफ हमें जाना है, तो ये एक पॉजिटिव स्टेप है। और हम ये भी देख रहे हैं भाई, केमिकल फार्मिंग से ऊपर है पर्माकल्चर फार्मिंग, उसका एडवांस्ड वर्जन है। तो ये ऑप्टिमिस्टिक स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल सही होना चाहिए। वैसे अगर हम एक कंपैरिजन देख भी लें कि पर्माकल्चर क्या होता है, तो इसमें क्या चीज़ें होती हैं कि एक तो सस्टेनेबल होना चाहिए, दूसरा डाइवर्स होना चाहिए, तीसरा क्या है, लो इनपुट्स की हमें ज़रूरत है। इसी के अपोजिट क्या होंगे, अगर हम केमिकल फार्मिंग की बात करेंगे तो वहाँ पर क्या देखा जाएगा भाई, मोनोकल्चर को प्रमोट किया जा रहा है कि गेहूं या राइस इन्हीं को उगाओ बार बार। फर्टिलाइजर्स का यूज को प्रमोट किया जाता है। और दूसरा बोले कि जो इरिगेशन है उसको भी प्रमोट किया जाता है। तो इसकी वजह से क्या है, अब ये केमिकल फार्मिंग के ऊपर पर्माकल्चर इंप्रूवमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि मोनोकल्चर को इसमें डिस्करेज किया जाता है। सेकेंड बोल रखा है, द कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग कैन कोज इंक्रीज इन सोइल सैलिनिटी बट द अकरेंस ऑफ सच फिनोमिना इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन पर्माकल्चर फार्मिंग। देखो, नॉट ऑब्जर्व्ड वैसे तो बहुत है, ऐसे लग रहा है कि भाई क्या है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए एसेंस बिल्कुल सही है इसका कि कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग में क्या है, सोइल सैलिनिटी इंक्रीज होती है। सही बात है, क्योंकि यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जा रहा है, इरिगेशन का बहुत हाई यूज किया जा रहा है, लेकिन ऐसा पर्माकल्चर फार्मिंग में बहुत कम देखा जाता है। क्योंकि स्टेटमेंट का नेचर थोड़ा पॉजिटिव है, इसलिए हम इसको सही मानेंगे। थर्ड है, कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग इज इजीली पॉसिबल इन सेमी एरिड रीजन बट पर्माकल्चर फार्मिंग इज नॉट सो इजीली पॉसिबल इन सच रीजन। देखिए, सेमी एरिड रीजन है तो केमिकल फार्मिंग जो है उसमें बेसिकली हम फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज करते हैं, इरिगेशन वगैरह यूज करते हैं, तो पॉसिबल तो है। लेकिन क्या पर्माकल्चर फार्मिंग ऐसा पॉसिबल, नॉट इजीली पॉसिबल है? तो ये तो थोड़ा सा गलत स्टेटमेंट है, नेगेटिवली पर्माकल्चर फार्मिंग को बोल रहा है कि ये कुछ एरियाज में की नहीं जा सकती, तो ये गलत बात है। फोर्थ है कि प्रैक्टिस ऑफ मल्चिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पर्माकल्चर फार्मिंग बट नॉट नेसेसरीली सो इन कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग। बिल्कुल सही बात है। देखो, मल्चिंग क्या चीज़ होती है, बेसिकली जो भी आपकी क्रॉप वगैरह है उसमें जो मॉइस्चर है उसको प्रोटेक्ट रहे, इसके लिए क्या करते हैं, जो क्रॉप रेसिड्यू वगैरह से उसको कवर कर देते हैं। तो मल्चिंग में ओवरऑल सॉइल का मॉइस्चर मेंटेन रहता है, तो लो वाटर रिक्वायरमेंट होता है, लो, उससे क्या होगा, फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट भी कम होगी, इरिगेशन की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। तो बिल्कुल पर्माकल्चर में तो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और एसेंशियल भी है। तो चौथा बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो बी ऑप्शन है 1, 2 एंड 4 वो सही हो जाएगा, तीसरे वाला गलत है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पाम ऑयल के रिगार्डिंग पूछ रखा है। ठीक है, और पहला जो ऑप्शन है वो बोल रहा है कि पाम ऑयल ट्री इज़ नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में कौन से कंट्री आते हैं, जो आपके मलेशिया हो गया, ठीक है, मलेशिया हो गया या फिर इंडोनेशिया हो गया, तो ये कंट्रीज आते हैं। एक्चुअल में जो पाम ऑयल ट्री है वो कहाँ का, वेस्ट अफ्रीका का नेटिव है, वेस्ट अफ्रीका का नेटिव है, साउथ ईस्ट एशिया का नहीं है। तो ऐसे में ये कहना कि, लेकिन देखो ये साउथ ईस्ट एशिया क्यों दे रखा है, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया मेजर प्रोड्यूसर है करंटली। तो करंटली क्या है, मेजर प्रोड्यूसर है, लेकिन यहाँ से ओरिजिन नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पाम ऑयल इज रॉ मटेरियल फॉर सम इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग लिपस्टिक एंड परफ्यूम्स। तो बिल्कुल सही बात है, कॉस्मेटिक्स में या फिर जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं उनमें इसका यूज होता है। तो नॉर्मल भी है कि भाई थोड़ा जनरल स्टेटमेंट है, तो कोई दिक्कत है नहीं। पाम ऑयल का बहुत वेरिड यूज होता है। तो पाम ऑयल कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायोडीजल्स। तो क्या बायोडीजल्स में यूज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, मेजर फीड स्टॉक होता है ये बायोडीजल्स के लिए। और इवन जैसे जो कई कंट्रीज़ हैं
इंडोनेशिया वगैरह, वहाँ पर इसका ऑलरेडी बायोडीजल में यूज़ किया भी जा रहा है। ठीक है, तो तीसरा भी सही है, तो इसमें जो 2 और 3 है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रखा है कि विद रेफरेंस टू इंडिया डीडवाना, कुचामन, सरगोल, खाटू ई आर द नेम्स ऑफ किसके हैं? क्या ये ग्लेशियर है, मैंग्रोव एरिया है, रामसर साइट है, या फिर सलाइन लेक है? बेसिकली ये जितने भी एरिया दे रखे हैं ये राजस्थान में कुछ प्लेसेस के नाम है। और राजस्थान में कैसा है, एरिड रीजन्स हैं ये सारे। ठीक है, और किसके लिए फेमस है? ये बेसिकली साल्ट प्रोडक्शन के लिए फेमस है। ठीक है, और तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारी जो इनलैंड सलाइन लेक है वो पाई जाती है। तो बिल्कुल इसमें क्या हो जाएगा, चौथा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट वाटर एफिशिएंट। लीस्ट वाटर एफिशिएंट का मतलब क्या है? ये बोल रहा है कि कौन सी ऐसी है जो वाटर गजलिंग क्रॉप है। ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए जो आपका शुगर केन होता है इसमें 150 से 250 सेंटीमीटर इतने पानी की ज़रूरत होती है। तो बिल्कुल ये फ्लड वगैरह किया जाता है यहाँ पे जहाँ भी शुगर केन को उगाया जाता है। तो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है और हैवी इरिगेशन या हैवी रेनफॉल वाले एरिया में उगाई जाती है। तो बिल्कुल ये वाला सही है। जो सनफ्लावर है वो क्या है, मॉडरेटली वाटर एफिशिएंट है। तो इसमें क्या होता है, लेस वाटर रिक्वायरमेंट होती है, तो इसमें मॉडरेट रिक्वायर्ड रहता है। तो ये वाला भी नहीं होगा। इसके बाद जो पर्ल मिलेट है ये तो भाई उगाया ही एरिड और सेमी एरिड एरिया में जाता है। और जो आपका रेड ग्राम है इसकी क्या होती हैं, डीप रूट्स होती हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इसको जाना इसलिए जाता है ताकि इसे ड्रोट के टाइम उगाया जा सके, या ड्रोट रेजिस्टेंट भी बोलते हैं इसको, रेजिस्टेंट। ठीक है, तो इसमें ए वुड बी आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रखा है इन ट्रॉपिकल जोन्स द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशियन आर वार्मर देन द ईस्टर्न सेक्शन ओविंग टू इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड्स। तो कि ट्रॉपिकल जोन में वेस्टर्न सेक्शन ज़्यादा वार्म होते हैं कंपेयर टू ईस्टर्न सेक्शन। देखिए जैसे ये लैंड है, ठीक है, और ये इक्वेटर, और इसके बाद बीच बीच में ये जैसे इंडिया हो गया या बाकी कंट्रीज़ हो गए। तो यहाँ पर क्या होती हैं, ट्रेड विंड्स चल रही होती हैं। तो सी के अंदर ट्रेड विंड्स चल रही होती हैं। तो इस तरफ जो वेस्टर्न सेक्शन है, ये मान लो सी है, ठीक है, तो इसका जो वेस्टर्न सेक्शन है वहाँ पर जो हीट है वो ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है किसके द्वारा, ये जो ट्रेड विंड्स हैं इनके द्वारा। जैसे इधर ऊपर देखा जाए इक्वेटर, तो यहाँ नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड चलती है, ठीक है, और यहाँ पे नीचे की तरफ देखा जाए तो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स चलती हैं। तो ये जो हीट है उसको वेस्टर्न मार्जिन्स की तरफ ले जाती हैं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो वेस्टर्न मार्जिन्स हैं वो क्या होते हैं, वार्मर होते हैं कंपेयर टू ईस्टर्न मार्जिन्स। तो पहला तो सही है। दूसरा बोल रहा है कि टेम्परेट जोन है, यहाँ से ऊपर की साइड क्या आएगा, टेम्परेट जोन होगा। और वहाँ पे मोस्टली क्या होता है, वहाँ पे जैसे ये लैंड मास है और ये आपका सी है, तो वहाँ पे वेस्टर्लीज चलेंगी, ठीक है। तो वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में वेस्टर्लीज किधर से चलती हैं, वेस्ट टू ईस्ट। तो वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में जो हीट है वो बेसिकली किस तरफ, ईस्ट की तरफ मूव कर जाती है। तो जो ईस्टर्न मार्जिन्स होंगे, ईस्टर्न सेक्शंस होंगे वो वार्मर होंगे। तो टेम्परेट जोन में बिल्कुल उल्टा हो जाता है, जो ईस्टर्न सेक्शन है वो वार्मर होंगे। तो बिल्कुल सही बात है। तो दूसरा भी सही है। तो इसमें क्या है, बोथ 1 और 2 वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें 4 बायोम दे रखे हैं और कुछ कंडीशन दे रखी हैं कि ये कंडीशन किस बायोम को रिप्रेजेंट करती हैं। तो पूछ रखा है कि लीफ लिटर डिकम्पोजेज फास्टर देन इन एनी अदर बायोम एंड एज ए रिजल्ट द सॉइल सरफेस इज ऑलमोस्ट बेयर। कि जो लीफ हैं वो बहुत फास्ट डिकम्पोज हो जाती है और सॉइल सरफेस में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत कम होते हैं। पार्ट फ्रॉम द ट्री वेजिटेशन इज लार्जली कंपोज्ड ऑफ प्लांट फॉर्म्स। कि प्लांट फॉर्म्स होते हैं मोस्टली दैट रीचेज अप इनटू द कैनोपी विकारियसली बाई क्लाइंबिंग द ट्री और ग्रोइंग एज एपीफाइट्स, ठीक है, रूटेड ऑन द अपर ब्रांचेज ऑफ द ट्री। ये बोल रहा है कि जैसे ट्री है तो उसके अपर ब्रांचेज से क्या कुछ और जो पेड़ हैं वो निकल जाते हैं, या फिर ये ऐसे पेड़ों के ऊपर क्लाइंब कर जाती हैं, ठीक है। तो ऐसा किस बायोम में होता है, तो दिस इज़ मोस्टली लाइकली डिस्क्रिप्शन ऑफ। तो देखो होता क्यों है कि ये एपीफाइट्स होते क्यों है कि नीचे बहुत जो कैनोपी होती है वो बहुत डेंस होती है, तो जो लाइट है वो पहुंच नहीं पाती है।
नीचे जो सरफेस है वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है, क्योंकि जो डिकम्पोजिशन बहुत फास्ट हो रहा है, और रेन फॉरेस्ट हैं तो होंगे तो क्या वहाँ लीचिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बेसिकली ये किसकी बात कर रहा है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात कर रहा है कि यहाँ लीचिंग बहुत कम होगी, तो जो नीचे की जो बेसिकली जो भी वेजिटेशन होगी वो क्या होंगे, प्लांट्स होंगे, तो एपीफाइट्स की तरह इन्हीं प्लांट्स के ब्रांचेज भी उगेंगे, और फिर वो जो कैनोपी है उससे ऊपर जाके सनलाइट को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल इसमें क्या आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं बाकी ऑप्शंस को। तो देखो कोनीफेरस फॉरेस्ट है, यहाँ क्या होता है, कोल्ड एनवायरनमेंट होता है, तो यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन है वो क्या होगा, स्लो होगा, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट है, यहाँ पे क्या है, ह्यूमिडिटी कम होती है, ह्यूमिडिटी कम होगी, ठीक है, इसलिए ये भी क्या होगा, यहाँ पे डिकम्पोजिशन क्या होगा, डिकम्पोजिशन स्लो होगा, ठीक है। और जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वहाँ पे क्या देखा जाता है, वाटर लॉगिंग होती है, तो ये तो बिल्कुल डिफरेंट इकोलॉजी है, तो इसका तो वैसे भी कोई लेना देना नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि फास्ट डिकम्पोजिशन के लिए दो कंडीशन की रिक्वायर्ड होती हैं, एक तो क्या होना चाहिए, वार्म होना चाहिए, प्लस दूसरा क्या होना चाहिए, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन बहुत हाई होना चाहिए, या फिर हम ये बोलेंगे भाई मॉइस्चर बहुत होना चाहिए, तो रेनफॉल होना चाहिए, ठीक है। ये दो कंडीशन से क्या होता है, फास्ट डिकम्पोजिशन होगा। नेक्स्ट है 61 वाला क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। तो इसमें 5 ऑप्शन दे रखे हैं और ऊपर कंडीशन दे रखी है। तो पहला है कि द वेजिटेशन ऑफ सवाना कंसिस्ट ऑफ ग्रासलैंड विथ स्कैटर्ड स्मॉल ट्री, ठीक है, छोटे छोटे ट्री होते हैं सवाना में, बट एक्सटेंसिव एरिया हैव नो ट्री, सही बात है, बहुत बड़े एरिया में ट्री नहीं होते हैं। द फॉरेस्ट डेवलपमेंट इन सच एरिया इज जनरली केप्ट इन चेक बाई वन और मोर कॉम्बिनेशन ऑफ सच कंडीशन। तो बोल रहे हैं ये ट्री नहीं होते हैं, फॉरेस्ट नहीं डेवलप होता है, इसके क्या रीजन्स हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर कंडीशन। देखो पहला बोल रहा है कि बुरोइंग एनिमल्स एंड टर्माइट्स, क्या इसकी वजह से ऐसा होता है कि जो फॉरेस्ट हैं वो डेवलप नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं होता कि बुरोइंग से, बिल्कुल ये थोड़ा बहुत सॉइल को इन्फ्लुएंस करते हैं, पर ये बोलें कि लार्ज स्केल कंट्रोल करते हैं, ठीक है, कि जो ट्री की एब्सेंस है उसको कंट्रोल करेंगे, तो ये तो बहुत क्या हो जाएगा, मतलब ज़्यादा बड़ा स्टेटमेंट हो जाएगा, तो ये वाली बात गलत है। फायर क्या एक रीज़न हो सकता है, देखो यहाँ पे क्या होता है, जनरली बहुत ड्राई कंडीशंस होती हैं, यहाँ पे ड्राई कंडीशंस होती हैं, तो बहुत बार क्या होता है, फायर की वजह से चेक हो सकता है कि फॉरेस्ट जो छोटे छोटे यंग ट्रीज़ हैं उन्हीं को फायर की वजह से क्या हो जाती हैं, वो किल हो जाते हैं, लेकिन जो ग्रास का सर्वाइवल है वो ज़्यादा अच्छा रहता है, ग्रास सर्वाइव्स, ठीक है। तो जो फायर है वो बिल्कुल सही बात है। ग्रेजिंग हर्बीवोरस, तो ये वाली बात भी सही है। तो यहाँ जैसे जो जेब्रा हो गया या फिर एंटीलोप हो गया, इसके बाद जो एलिफेंट्स है ये बिल्कुल ग्रेजिंग कर जाते हैं, तो यहाँ से जो इस ट्री की सैपलिंग है उसको खा जाते हैं, उसकी वजह से बिल्कुल फॉरेस्ट चेक होते हैं, तो सही बात है। सीजनल रेनफॉल, तो ये तो बोल ही रहे हैं कि भाई यहाँ पे क्या होती है, ड्राई कंडीशंस होती हैं, और ड्राई कंडीशन की वजह से क्या होगा, बेसिकली या तो वहाँ आग लग जाएगी या फिर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी भी कमी रहती है, तो यहाँ पे ये वाली बात भी सही है। चौथा है सॉइल प्रॉपर्टीज़, देखिए सॉइल प्रॉपर्टी लोकली इन्फ्लुएंस करती हैं, लेकिन क्या ये कंट्रोलिंग फैक्टर है, क्या बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा डाउट है। तो लेकिन होता क्या है कि जो सवाना में जो सॉइल होती है वो एक्चुअल में इट कैन सपोर्ट फॉरेस्ट, तो ये लिमिटिंग फैक्टर तो नहीं होता। और अगर हम ऑप्शन से देखें भी, मान लो अपने को 5वां ऑप्शन नहीं भी पता, लेकिन 2, 3, 4 अपने को पता है, तो एक ही ऑप्शन है वो है सी। तो इसलिए सॉइल जो प्रॉपर्टीज़ है वो लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रखा है विद रेफरेंस टू वाटर ऑन द प्लेनेट अर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला बोल रखा है द अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर्स एंड लेक्स इज मोर देन अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। तो देखिए अप्रोक्सीमेटली हम देख लेते हैं, जो आइस कैप और जो ग्लेशियर है वहाँ पे लगभग कितना पानी है, लगभग 70% फ्रेश वाटर है। इसके बाद अगर हम ग्राउंड वाटर की बात करें तो यहाँ पर 30% के आसपास है, और जो रिवर और लेक्स है
उनमें लगभग लेस देन 1% के आसपास है, मतलब काफ़ी कम टाइनी अमाउंट है इसमें। तो क्या रिवर और लेक्स में पहला ऑप्शन दे रखा है अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर्स एंड लेक्स इज मोर देन अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। नहीं भाई, ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा है, रिवर्स एंड लेक्स में जो वाटर फ्लो कर रहा होता है तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है ये। सेकेंड ऑप्शन है द अमाउंट ऑफ वाटर इन पोलर आइस केप्स एंड ग्लेशियर इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। तो बिल्कुल यहाँ पे 70% के आसपास है, ग्राउंड वाटर 30% होता है, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम ये 63rd वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें क्या है, 5 स्टेटमेंट दे रखे हैं और कुछ कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, तो हम एक एक स्टेटमेंट को देखते हैं। पहला है कि मोरिंगा, जिसको क्या बोलते हैं, ड्रम स्टिक्स भी बोलते हैं, इज ए लिगुमिनस एवरग्रीन ट्री। तो देखिए ये एवरग्रीन ट्री है क्या, तो नहीं, ये बिल्कुल एवरग्रीन नहीं है। ये क्या है, डेसिडस ट्री बोल सकते हैं इसको। इसकी जो पत्तियां हैं वो झड़ जाती हैं, तो एवरग्रीन तो नहीं है ये। इवन ये लिगुमिनस है, तो ये वाली बात भी नहीं है, तो ये लिगुमिनस भी नहीं है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। सेकंड क्या बोल रहा है कि तामरिड ट्री इज़ एंडेमिक टू साउथ एशिया। तो ऐसा है क्या, एक्चुअल में ये जो अफ्रीका है वहाँ का एंडेमिक है, अफ्रीका का एंडेमिक है। ठीक है, तो साउथ एशिया का है, ये वाली बात भी गलत है। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द तामरिड इज कलेक्टेड एज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है, जो फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज़ हैं वो कलेक्ट करती हैं, कोई फैक्ट भी नहीं है इसमें इतना, तो ये जनरल स्टेटमेंट है। इंडिया एक्सपोर्ट्स तामरिड्स एंड सीड्स ऑफ मोरिंगा। तो ये भी थोड़ा जनरल स्टेटमेंट है, इंडिया एक्सपोर्ट करता है, बिल्कुल करता है। तो जो मोरिंगा प्रोडक्ट्स हैं जैसे सीड ऑयल पाउडर, ये सब इंडिया एक्सपोर्ट करता है, तो बिल्कुल ये चौथा स्टेटमेंट भी सही है। पांचवा है सीड्स ऑफ मोरिंगा एंड तामरिड कैन बी यूज इन प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स। कैन भी बोल रहा है, बायोफ्यूल्स में यूज़ हो सकते हैं, क्यों नहीं यूज़ हो सकते, बिल्कुल यूज़ हो सकते हैं। तो इनमें क्या होता है, मोरिंगा में हाई ऑयल कंटेंट होता है। ठीक है, तो ये यूज़ तो हो ही सकते हैं। तो बायो वेस्ट जितने प्रोडक्ट होते हैं तो इनमें इनकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन रहती है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, तो 3, 4, 5 है ना, वो करेक्ट आंसर है, तो बी वुड बी करेक्ट। इसके बाद एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन वो भी देख लेते हैं, जो लिगम्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। सोयाबीन होता है, चिपिक्स होता है, पीनट्स होता है, उसके बाद लेंटिल्स, लूपिन्स या ग्रास पीज होती हैं, ये भी बेसिकली लिगम्स हैं। यहाँ पर हम देखें तामरिड हो गया, अल्फाल्फा हो गया और क्लोवर, ये भी क्या, तो ये सब क्या है, लिगम्स हैं। लिगम्स में खास बात क्या होती है, इनमें N2 को NH3 में कन्वर्ट किया जाता है, तो इनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस होती है, और जो बैक्टीरिया राइजोबियम है वो इनके रूट नूडल्स में पाया जाता है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जिसे हमें याद कर लेना है।